थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में पियाजे को गंभीर रूप से विश्लेषित किया था, उसके एक एक पक्षों को एक्सप्लेन किया था। चूँकि पियाजे, वाइगोत्स्की, चोम्स्की, कोहलबर्ग ये सीटेट के लिए रामबाण माने जाते हैं। निश्चित रूप से मित्रों यहाँ से प्रश्न आता है, जैसा कि मैंने पहले आपको समझा भी दिया है कि इन चारों विचारकों पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, चोम्स्की को गंभीरता से आपको अध्ययन करना है। इसको हल्के में नहीं लेना है। अधिकांश प्रश्न आते हैं, बल्कि थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव पर उतना फोकस नहीं होता सीटेट में जितना कि इस पर फोकस होता है। साथ साथ आपको एनसीएफ, आरटी, एनसीएफ 2005, आरटी 2009 इन सब पर विशेष फोकस करना है। इन सबको स्पेशली तैयार करना है। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। तो मित्रों, उसी कड़ी में एक सफल प्रयास करते हुए आज मैंने टॉपिक लिया है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। जैसे कि आप जानते हैं, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। मित्रों, पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में बालक को स्वयं अपने विकास का आधार माना था, अर्थात उसका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो अवस्था बाई अवस्था अर्थात चारों अवस्थाओं के रेंज में आगे बढ़ता जाता है, उसी तरह उसका संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता चला जाता है। मित्रों, उन्होंने 4 अवस्थाएं दिखाया था कि पहला संवेदीगामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा आपने देखा था औपचारिक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं पियाजे ने दिया था। लेकिन मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे हैं वाइगोत्स्की ने ऐसा कोई डिवीजन नहीं किया है। अर्थात आप थोड़ा सा यहाँ पर अंतर को देख लें, तब हम इधर चलते हैं। जैसा कि अभी हमने चर्चा उठा दिया है कि पियाजे और वाइगोत्स्की में कुछ डिफरेंस हैं, उन डिफरेंसेस को हमें समझना है। जैसे आप जानते हैं, पियाजे ने स्वयं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, उसके लिए फिजिकल एनवायरनमेंट को महत्वपूर्ण माना, विकास की अवस्थाओं को माना कि जैसे जैसे बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता चला जाता है, उसी तरह कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता चला जाता है। अर्थात जैसे जैसे फिजिकल परिवर्तन होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसी तरह से उसके संज्ञानात्मक विकास होते चले जाते हैं, उसका ज्ञान मजबूत होता है। और लास्ट में औपचारिक अवस्था में उन्होंने अमूर्त चिंतन की अवस्था कह करके उसे सुपर घोषित कर दिया था, पूर्ण विकास की अवस्था बताई थी। लेकिन यहाँ पर जो वाइगोत्स्की है, वह इसमें बालक को स्वयं प्रयास करने के स्थान पर, अर्थात फिजिकल एनवायरनमेंट के स्थान पर उन्होंने सोशल इंटरेक्शन को ध्यान में रखा है। हाँ मित्रों, ध्यान में आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो वाइगोत्स्की है वह अधिगम का आधार सोशल इंटरेक्शन को मानता है, सामाजिक अंतःक्रिया को मानता है। साथ साथ वह स्पष्ट करता है कि बच्चे का विकास केवल अकेले नहीं हो सकता, केवल शारीरिक परिवर्तन से ही नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए सामाजिक अंतःक्रिया का करना, सामाजिक अंतःक्रिया का होना आवश्यक है। तो इन चीज़ों को वाइगोत्स्की अपना की पॉइंट मानता है। अगर मित्रों आपको वाइगोत्स्की पढ़ना हो तो पहले पूरा नाम लेओ वाइगोत्स्की, ये रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। दूसरी चीज़ आपको ध्यान देना है, इनके पूरे सिद्धांत का की पॉइंट है सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। अर्थात इन्होंने पूरे विकास को, बालक के पूरे विकास को सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम माना है। उसी क्रम में आप देख रहे हो कि दोनों को पहले हम अंतर ही स्पष्ट कर लें, तब इसके विशेष पक्षों की तरफ चलते हैं। पियाजे कहता है विचार पहले है, भाषा बाद में होती है। बच्चा पहले चिंतन करता है, उसके बाद उसे शब्दों में परिवर्तित करता है। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं भाषा पहले है, विचार बाद में है।
पहले बच्चा उच्चारण करता है, जैसे अगर वह रोटी बोलेगा तभी रोटी खाने की थिंकिंग उसके मन में आएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें देखता है वह चिंतन नहीं कर पाता, बल्कि वह पहले उच्चारण की तरफ बढ़ता है, अर्थात वह पहले बोलता है, पहले भाषा आती है, उसके बाद विचार आता है। कहने के मतलब पियाजे ने विचार को पहले माना है और भाषा को बाद में माना है, वाइगोस्की ने भाषा को पहले माना है, विचार को बाद में माना है। दूसरी चीज़, पियाजे ने विकास को अवस्थाओं के क्रम में विभाजित किया है, वाइगोस्की ने ऐसा कोई क्रम डिवीजन नहीं किया है। तीसरी चीज़, जो पियाजे है वह आत्म केंद्रित शिक्षा, अर्थात आप कह सकते हैं स्वयं बालक पर ही विकास की प्रक्रिया का आधार विकसित करना चाहता है, अर्थात वह बालक के फिजिकल डेवलपमेंट के माध्यम से अपने विकास को जस्टिफाई करता है, विकास को परिभाषित करता है। इसीलिए वह विकास की 4 अवस्थाओं को बताया था, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त चिंतन की अवस्था या शाब्दिक चिंतन की अवस्था, आप कह सकते हैं सांकेतिक चिंतन की अवस्था। इसी को वह नाम देता है औपचारिक अवस्था। तो उसने क्लासिफिकेशन किया था, जैसे संवेदीगामक को उसने 0 से 2 वर्ष बताया, पूर्व संक्रियात्मक को 2 से 7 वर्ष बताया, मूर्त संक्रियात्मक को 7 से 11 वर्ष बताया, औपचारिक अवस्था को 11 से 15 वर्ष बताया। तो उसने किया क्या, फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल परिवर्तन के आधार पर विकास को जस्टिफाई किया है। लेकिन ऐसा वाइगोस्की नहीं करते, अर्थात वाइगोस्की विकास की अवस्था का कोई क्रम निर्धारित नहीं करते। तीसरी चीज मित्रों, आप देखते हो सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष पर उतना फोकस नहीं करता। कौन? पियाजे सोशल इंटरेक्शन पर उतना फोकस नहीं करता। क्यों? क्योंकि यह केवल फिजिकल एनवायरनमेंट पर, केवल शारीरिक परिवर्तन पर ही केंद्रित हो जाता है और इसके लिए वह सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष की उपेक्षा कर देता है, सोशल इंटरेक्शन की तरफ फोकस नहीं करता। जबकि आप देखते हो वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष को ही की पॉइंट मानते हैं, अर्थात वाइगोस्की के यहाँ अधिगम का आधार, विकास का आधार सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष को ही माना गया है, सोशल इंटरेक्शन को ही इन्होंने फोकस किया है। फिर उसके बाद आप यहाँ देखते हैं कि जैसे मैंने पहले सिखाया कि बच्चे का विकास स्वयं या फिजिकल एनवायरनमेंट पर लेकर केंद्रित करते हैं पियाजे, जबकि ये बच्चे के विकास को सामाजिक अंतःक्रिया पर केंद्रित करते हैं। तो आपने कुछ मोटा मोटा जान लिया। इन्होंने पहले विचार को माना, फिर भाषा को माना। वाइगोस्की ने भाषा को ज़्यादा महत्व दिया, उसके बाद विचार को जस्टिफाई किया। इन्होंने पियाजे ने विकास अवस्था के क्रम को विश्लेषित किया, इन्होंने विकास क्रम की अवस्था का कोई निर्धारण नहीं किया। तीसरी चीज, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष की उपेक्षा की, मतलब उतना महत्व नहीं दिया। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष को ही अपने लर्निंग डेवलपमेंट का आधार माना। ये बच्चे का विकास स्वयं या फिजिकल एनवायरनमेंट, शारीरिक परिवर्तन को देते हैं, और जबकि ये बच्चे का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से मानते हैं। तो मित्रों, हमें पूरा विश्वास है कि आप पियाजे और वाइगोस्की को बढ़िया से अंतर समझ गए होंगे। अब हम अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। मित्रों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैंने सिस्टम से पूरा लिखा हुआ है। इसके सिद्धांत के नाम को हम नाम देते हैं सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, दूसरा नाम देते हैं सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने प्रैक्टिकल क्या किया था, इन्होंने प्रैक्टिकल किया था बच्चों के ऊपर, और बच्चों के ऊपर प्रैक्टिकल करके इन्होंने ये देखने की कोशिश किया कि बच्चे ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होता है, और उसमें जो वयस्क लोग हैं उनकी भूमिका क्या है, सामाजिक कारकों की भूमिका क्या है, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका क्या है, इन सारे तत्वों का विश्लेषण वाइगोस्की ने किया था। तो बच्चों पर प्रैक्टिकल करते हैं और फिर उसके बाद अधिगम का आधार उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया को माना है। अब मित्रों, एक प्रश्न सामने आता है जो इनके यहाँ जटिल प्रश्न बनता है, वो आता है जेडपीडी, और दूसरा
बिंदु इनके यहाँ आता है इसके फोल्डिंग, तीसरा आता है MKO। इन 3 बिंदुओं पर आपको विशेष फोकस करना है। जैसे ZPD, इसको हम पूरे नाम में कहेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम संभावित विकास क्षेत्र, समीपस्थ विकास क्षेत्र कहते हैं। मित्रों ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे तरीके से आपको एनालाइज करना है, अच्छे तरीके से इनिशिएट करना है। ZPD प्राय लोगों को समझ में नहीं आती है। आप एक चीज़ समझिएगा, ZPD का मतलब होता है एक चीज़, जैसे हम कहते हैं कैन डू, अर्थात हम कर सकते हैं, कैन नॉट डू अर्थात हम नहीं कर सकते हैं। मतलब हम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। इसके बीच का एक क्षेत्र है, इसके बीच का एक क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं संभावित क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, हम कर सकते हैं अर्थात कोई चीज़ हम अपने से कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। यह दो एकांतिक विचार हैं और उसके बीच का जो ये क्षेत्र है, उसी को, ये जो बीच का क्षेत्र है उसी को हम संभावित विकास क्षेत्र कहते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बच्चे में निहित प्रतिभा को कोई भी वयस्क व्यक्ति, माता पिता, शिक्षक, प्रशिक्षक, वरिष्ठ अनुभवी सहयोगी मार्गदर्शन करके, सहयोग दे करके उसका पूरा का पूरा डेवलपमेंट करा सकते हैं। अर्थात जो बच्चा अकेले नहीं कर सकता उसे वे कराने में सक्षम है। अर्थात उसमें विकास की संभावना का जो स्तर है उसको प्राप्त कराने में, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने में वो पूरी तरीके से बालक की मदद करते हैं, जिससे बालक अपने संभावित विकास को प्राप्त कर लेता है। ऐसे क्षेत्र को अर्थात कैन डू हम कर सकते हैं, कैन नॉट डू हम नहीं कर सकते, इसके बीच का जो क्षेत्र है उसी को हम ZPD कहते हैं, उसी को हम संभावित विकास क्षेत्र कहते हैं। तो जैसे मित्रों हम जानते हैं कुछ चीज़ें हम लोग करते रहते हैं अपने लाइफ में, वो हम सक्षम है, हम कर लेते हैं। कुछ चीज़ें बिल्कुल हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कर लेते हैं, यह भी एक एकांतिक पक्ष है, हम नहीं कर सकते, यह भी एक एकांतिक पक्ष है। इसके बीच का जो क्षेत्र है अर्थात जहाँ संभावनाएं हैं, जहाँ हम हमारी प्रतिभा को आगे बढ़ा करके, हमारा मार्गदर्शन करके, हमें सहयोग दे करके हमें संभावित विकास के स्तर को स्पर्श कराया जा सकता है, हमें हमारा संभावित विकास कराया जा सकता है, ऐसे क्षेत्र को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, उसे हम ZPD कहते हैं। ठीक है, तो मित्रों हमको विश्वास है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। इसी को हम सूत्र के रूप में यहाँ लिखे हैं, वास्तविक विकास और कार्यकारी विकास। इन दोनों का जो अंतर है, अगर हम चार्ट बना करके देखें, मान लीजिए ये वास्तविक विकास है जिसको हम सर्वांगीण विकास कहते हैं, इसमें ये कार्यकारी विकास है, ये सर्वांगीण विकास है। अब इसके बीच का ये इस पूरे में से अगर इसको हम निकाल दें तो जो बीच का क्षेत्र बचता है उसे हम संभावित विकास क्षेत्र कहते हैं। कहने का मतलब पूर्ण विकास और जो हम कर सकते हैं उससे जो विकास होता है, अगर दोनों में अंतर कर दें अर्थात सर्वांगीण विकास में से अपने द्वारा करके जो विकास करने में हम सक्षम हैं उस भाग को निकाल दें तो जो शेष भाग बचता है उसी को हम ZPD कहते हैं। कहने का मतलब जो बीच का भाग बचा हुआ है यह ZPD कहलाता है। अर्थात सर्वांगीण विकास, वास्तविक विकास को हम नाम देते हैं मित्रों सर्वांगीण विकास के रूप में। सर्वांगीण का मतलब होता है सब कुछ, अर्थात पूर्ण विकास। सर्वांगीण विकास वास्तविक विकास में से कार्यकारी विकास को जब हम निकाल देते हैं तब हमें ZPD मिल जाता है, समीपस्थ विकास क्षेत्र मिल जाता है। कहने का मतलब जैसे किसी व्यक्ति का पूरा विकास शिक्षा का मूल उद्देश्य ही है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें बालक स्वयं अपना एफर्ट करके अपने प्रयास के माध्यम से अपना विकास कर लेता है,
तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण विकास में से उस बालक के द्वारा करके जो विकास हो रहा था, कार्यकारी विकास, उसको निकाल दें तो जो शेष क्षेत्रफल बचता है, जो शेष क्षेत्र बच रहा है, उसी को हम समीपस्थ विकास क्षेत्र कहते हैं। और मित्रों ध्यान रखिएगा, समीपस्थ विकास क्षेत्र में कोई भी बालक अपने प्रयासों से आगे नहीं बढ़ पाता है, बल्कि वहाँ माता पिता, शिक्षक, प्रशिक्षक, वरिष्ठ अनुभवी सहयोगियों के मार्गदर्शन और सहयोग की उसे पूरी तरह आवश्यकता होती है। अर्थात बिना उसके वह आगे नहीं बढ़ पाता है, समस्या का समाधान नहीं कर पाता है। इसको मित्रों हम यूँ एक चार्ट के रूप में आपके सामने रखे हुए हैं। जैसे आप देख रहे हो, ZPD है, इसके फोल्डिंग है, MKO है। तीन टर्मिनोलॉजी आपके सामने आई है। अभी तक मैंने केवल ZPD आपको समझाया है। ZPD मैंने समझाया कि पूरा विकास और विकास का वह भाग जिसमें बालक ने अपने प्रयास से विकास किया था। अगर इनका अंतर कर दें तो जो संभावित विकास क्षेत्र होता है, अर्थात जो क्षेत्र बचता है, उसी को हम ZPD कहते हैं। संभावित विकास क्षेत्र में कोई भी बालक अपने प्रयासों से आगे नहीं बढ़ पाता, बल्कि उसे MKO की ज़रूरत होती है। मित्रों यहाँ एक शब्द मैंने लिखा है MKO, ध्यान रखिएगा। ZPD में जब कोई बालक समस्याग्रस्त हो जाता है, संभावित विकास क्षेत्र में जब कोई बालक या जब कोई व्यक्ति समस्याग्रस्त हो जाता है, तब उसमें किसी के सहयोग की ज़रूरत होती है, मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, निर्देशन की ज़रूरत होती है। और यह मार्गदर्शन करने वाला, निर्देशित करने वाला, सहयोग देने वाला MKO कहलाता है। अर्थात मोर नॉलेज अदर, दूसरे से अधिक ज्ञानी। इसका मतलब हो गया, आपको पता होगा मित्रों, कोई भी ऐसा बालक आपको नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा लर्नर आपको नहीं मिलेगा जो ऐसे व्यक्ति से लर्निंग करे जिसका ज्ञान उसकी तुलना में कम हो। वह हमेशा दूसरों की तुलना में जो सबसे बेहतर ज्ञानी व्यक्ति होता है, जिसका नॉलेज दूसरों की तुलना में बहुत अच्छा होता है, बहुत अधिक होता है, उसी से वह ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो मित्रों, जैसा कि आप देख रहे होंगे ZPD, यहाँ पर भी चित्र में देख रहे हैं ZPD, इसमें बालक जब समस्याग्रस्त हो जाएगा, अर्थात जब बालक को संभावित विकास की तरफ हम ले जाने की कोशिश करेंगे, तब उसमें जो माता पिता के रूप में आएंगे, जो शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में आएंगे, जो वरिष्ठ अनुभवी सहयोगी के रूप में आएंगे, उन्हीं को हम MKO कहते हैं। आप ध्यान से हमेशा इसको समझेंगे कि MKO का मतलब है, इसको अगर हम बांट दें तो शिक्षक, प्रशिक्षक, माता पिता, वरिष्ठ अनुभवी सहयोगी, मित्रों आप ध्यान रखिएगा, एक तो ZPD है। ZPD का मतलब होता है कैन डू, कैन नॉट डू के बीच का क्षेत्र। अर्थात हम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, उसके बीच का जो क्षेत्र होता है, उसी को हम संभावित विकास क्षेत्र कहते हैं। अर्थात पूरा विकास और हमारे द्वारा प्रयास करके जो विकास किया गया है, उसमें अगर हम अंतर कर दें तब उसे हम ZPD कहते हैं। इसी को हमने वास्तविक विकास, सर्वांगीण विकास और कार्यकारी विकास, दोनों के बीच के अंतर को हमने ZPD कहा है, जिसे हम समीपस्थ विकास क्षेत्र कहते हैं। दूसरी बात मित्रों, मैंने समझाया कि समीपस्थ विकास क्षेत्र में कोई भी बालक जब समस्याग्रस्त हो जाता है तो वह अपने प्रयासों से आगे नहीं बढ़ पाता, बल्कि उसको सहयोग देने के लिए MKO की आवश्यकता होती है। मोर नॉलेज अदर, अर्थात ज्ञानी दूसरे से अधिक, उसकी ज़रूरत होती है। MKO होगा कौन? MKO में शिक्षक भी आएंगे, प्रशिक्षक भी आएंगे, माता पिता भी आएंगे, वरिष्ठ अनुभवी सहयोगी आएंगे।
क्योंकि इनका अनुभव, इनका नॉलेज अन्य की तुलना में अधिक होता है, वह इस MKO की सहायता से अपनी समस्या का समाधान करता है। तीसरा पॉइंट मित्रों आया है स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग का अर्थ होता है सहयोग, इसको आपको ध्यान रखना है, सहयोग। मित्रों स्केप फोल्डिंग का मतलब है सहयोग। जैसे आप देखते हैं जब बच्चा समस्याग्रस्त हो जाता है तो उसमें MKO उपस्थित होता है। MKO उसकी क्या करता है? मदद करता है। उसका क्या करता है? सहयोग करता है। MKO अर्थात शिक्षक, प्रशिक्षक, माता पिता, वरिष्ठ अनुभवी सहयोगी व्यक्ति की तब तक मदद करते हैं, तब तक सहयोग करते हैं जब तक कि वह आत्मनिर्भर न हो जाए। इसी मदद करने की प्रक्रिया को, इसी सहयोग करने की प्रक्रिया को हम स्केप फोल्डिंग नाम देते हैं। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, स्केप फोल्डिंग का अर्थ होता है सहयोग करना, मदद करना। ZPD का मतलब संभावित विकास क्षेत्र, MKO का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति, दूसरा जो दूसरों की तुलना में अधिक नॉलेज रखता हो, अर्थात शिक्षक, प्रशिक्षक, माता पिता, वरिष्ठ अनुभवी सहयोगी। अब मित्रों हमने चार्ट आपके सामने बनाया है, एक ZPD है, दूसरा स्केप फोल्डिंग है, तीसरा MKO है। जब भी ZPD उत्पन्न होगा, जब भी संभावित विकास क्षेत्र उत्पन्न होगा, तब MKO की जरूरत पड़ेगी और MKO इसके फोल्डिंग से समस्या का समाधान करेगा, अर्थात MKO सहयोग देकर के समस्या का समाधान कर देता है। तो मित्रों ये तीनों साथ साथ चलते रहते हैं। जब भी ZPD आएगा अर्थात संभावित विकास क्षेत्र आएगा, अर्थात संपूर्ण विकास में से जब कार्यकारी विकास को निकाल देंगे, कैन डू, कैन नॉट डू के जब बीच में हम खड़े हो जाएंगे, दोनों का अंतर कर देंगे, बीच का जो क्षेत्र होता है जहां संभावना तो बहुत है मेरे विकास की, लेकिन हम खुद नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि वहां पर निर्देशन, मार्गदर्शन और सहयोग के माध्यम से हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से ZPD में हमें समस्या का समाधान करने के लिए MKO की जरूरत पड़ती है। MKO शिक्षक भी होगा, प्रशिक्षक भी होगा, माता पिता होंगे, वरिष्ठ अनुभवी सहयोगी होंगे और वे स्केप फोल्डिंग अर्थात सहयोग दे करके हमें समस्या का समाधान करने में सफल बना देते हैं, हमें आत्मनिर्भर बना देते हैं। अब मित्रों हम इस पर एक उदाहरण आपके सामने रखते हैं। जैसे क्रिकेट खेलना, मित्रों ध्यान से समझिएगा, कोई क्रिकेट खिलाड़ी क्रिकेट खेलने के लिए तैयार होता है, तो जब वो सीखता है तो क्रिकेट खेलने के लिए जो सीखने का क्षेत्र है, क्रिकेट खेलने के लिए जो कुछ वह सीखने की कोशिश करता है, तो जो सीखने का क्षेत्र है, क्रिकेट के सीखने का क्षेत्र है, उसे हम ZPD कहते हैं। और जो प्रशिक्षक है, जो छात्रों, जो खिलाड़ी को बैट कैसे पकड़ना है, बॉलिंग कैसे करनी है, कैसे 4 रन निकालने हैं, कैसे एक रन चुराना है, कैसे 6 रन उठाना है, इसके लिए जो एक प्रशिक्षक बैठा हुआ है वह MKO है। और जो वह उसको बैटिंग करने के लिए सिखाने की प्रयास करता है, उनको बॉलिंग करना सिखाता है, एक रन लेना सिखाता है, उनकी मदद करता है, वह हो गई स्केप फोल्डिंग। इस तरह से क्रिकेट खेलने का जो अवसर है, क्रिकेट खेलने का जो क्षेत्र है, क्रिकेट में सीखने का जो क्षेत्र है, वह संभावित विकास क्षेत्र है। अर्थात कोई भी खिलाड़ी अच्छी तरीके से क्रिकेटर बनना चाहता है और वह अकेले नहीं बन पाता, उसमें संभावनाएं बहुत हैं, तो उसे हम संभावित विकास क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ जो प्रशिक्षक इनको सिखाता है उसे MKO कहते हैं। और प्रशिक्षक जो भी सहयोग देता है, शारीरिक, मानसिक जो भी सहयोग देता है, वैचारिक, उन सारे सहयोग को हम स्केप फोल्डिंग कहते हैं। इस तरह से मित्रों ZPD के क्षेत्र में MKO स्केप फोल्डिंग के सहयोग से, स्केप फोल्डिंग की प्रक्रिया से समस्या का प्रभावी समाधान करने के लिए व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना देता है। तो इस तरह से मित्रों इसकी यह संकल्पना है कि जो ZPD है संभावित विकास क्षेत्र है, अर्थात वास्तविक विकास और कार्यकारी विकास का जो अंतर है
उस क्षेत्र में जहाँ की बालक बहुत कुछ कर सकता है, बालक के बहुत कुछ करने की पूरी संभावना बनी रहती है, उसमें वह करता क्या है, MKO उपस्थित होता है। MKO इसके फोल्डिंग का प्रयोग करता है और उसके माध्यम से बालक को तब तक सहयोग देता है जब तक कि बालक की समस्या का प्रभावी समाधान नहीं हो जाता, अर्थात जब तक बालक आत्मनिर्भर नहीं हो जाता तब तक वह पूरी तरह से उसको मदद करता है। आप देखते हैं इसका एक उदाहरण हम और ले सकते हैं। कौन सा उदाहरण लेंगे? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखना शुरू करता है, तो बच्चे द्वारा साइकिल सीखने का जो क्षेत्र है वह हो गया ZPD, और जो पिता उसके पीछे से पकड़ करके चलते रहते हैं, बच्चा आगे पैडल मारता रहता है, उसकी हैंडल सही करते रहते हैं, तो जो पिताजी हैं MKO है, और जो पिताजी जो पीछे से पकड़कर उसको धक्का देते रहते हैं, हैंडल सही करते हैं, उसको आगे बढ़ाते रहते हैं, पुश करते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड इसके फोल्डिंग, वह इसके फोल्डिंग है। इस तरह से पिताजी तब तक उसकी मदद करते हैं जब तक कि बच्चा खुद नहीं जजमेंट करने में सक्षम हो जाता है। जब बच्चा खुद चलाने लगता है, अर्थात वह विकास के स्तर को प्राप्त कर लेता है, तब वहाँ MKO की भूमिका समाप्त हो जाती है, इसकी फोल्डिंग की भूमिका समाप्त हो जाती है। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो बच्चा है जो साइकिल चलाना सीखना चाहता है, साइकिल सीखने का जो क्षेत्र है वह समीपस्थ विकास क्षेत्र है, ZPD है। पिता जिन्होंने साइकिल पीछे से पकड़ रखी है, आगे पुश कर रहे हैं, हैंडल सही कर रहे हैं, वह MKO है, और जो उन्होंने हैंडल सही किया, पीछे पुश किया और उसको डायरेक्शन दिया, धीरे धीरे आगे सिखाने की प्रक्रिया जो चलाई, उसको इसके फोल्डिंग कहते हैं। तो मित्रों, इन तीनों के माध्यम से ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं और कोई भी व्यक्ति संभावित विकास क्षेत्र में अपने ज्ञान को वृद्धि कर सकता है, अपना पूरा विकास कर सकता है। फिर आप देख रहे हो एक चित्र आपके सामने भी रखा हुआ है कि जो सामने है सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, इसको हम लोग सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया। दूसरा है संस्कृति, तीसरा है भाषा। आप देख रहे हैं 3 चित्र यहां बने हुए हैं, तो इसका मतलब होता है कि जो वाइगोस्की हैं उन्होंने विकास के 3 विंग को हमारे सामने रखा है, अर्थात विकास के 3 उपकरण को सामने रखा है, जिसके माध्यम से कोई भी बालक विकास कर लेता है, अर्थात किसी भी बालक के व्यक्तित्व का जो बहुआयामी विकास होता है इन 3 पक्षों के माध्यम से होता है, जिसमें उन्होंने सोशल इंटरेक्शन को बहुत महत्वपूर्ण दिया। सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संस्कृति और भाषा, इन तीनों पक्षों पर उन्होंने फोकस किया है और इन तीनों को विकास के 3 प्रमुख आधार के रूप में वो मानते हैं। क्योंकि मित्रों, मैंने यहाँ लिखा है, सीधे लिखा है कि अधिगम का आधार वो सामाजिक अंतःक्रिया को मानते हैं। उनका कहना है कि जब बच्चा आगे बढ़ता है और तब वो अपने समाज से अपने को जोड़ता है। समाज की शुरुआत मित्रों होती कहाँ से है? परिवार से होती है। परिवार से होगी, फिर और आगे बढ़ेगा, फिर उसके छोटे छोटे समूह बनेंगे, फिर और आगे बढ़ेगा, मित्र मंडली बनेंगे, फिर और आगे बनेगा। कहने का मतलब इस तरह से वो सोशलाइजेशन, उसकी प्रक्रिया परिवार से शुरू होती है। सोशल इंटरेक्शन की प्रक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया आप देखते हैं परिवार से शुरू होती है, जो आगे बढ़ती चली जाती है। साथ साथ मित्रों, जैसी कल्चर में वह पले बढ़ेगा, जैसी संस्कृति में वह जिएगा, अर्थात जैसी संस्कृति के आबो हवा में वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, उसी तरह से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। साथ साथ भाषा की जो प्रभावशीलता है वह भी विकास में प्रभावी भूमिका अदा करती है, क्योंकि उसमें वाइगोस्की कहते हैं कि पहले भाषा होती है, उसके बाद विचार का डेवलपमेंट होता है, अर्थात भाषा को पहले, विचार को बाद में वो एक्सप्लेन करते हैं। और एक चीज़ मित्रों यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि एक प्रश्न मन में आता है कि इन्होंने सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार से विकसित किया है। कहने का मतलब जो सामाजिक अंतःक्रिया को इन्होंने अधिगम का आधार बनाया है, उसमें किस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, कैसे सोशल इंटरेक्शन होता है, उसके लिए इन्होंने 3 पक्षों को स्पष्ट किया है। आप यहाँ देख सकते हैं
चित्र में हम आपको हाईलाइट करते हैं। इन्होंने 3 पक्षों को स्पष्ट किया है। पहला अनुकरण, दूसरा निर्देशन, तीसरा सहयोग। ध्यान रखिएगा मित्रों, बंडूरा तो टोटल अनुकरण पर चला जाता है, वह की पॉइंट, वहाँ भी सामाजिक विकास की बात होती है बंडूरा के यहाँ, और उसने केवल अनुकरण को ही आधार बना लिया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अनुकरण, निर्देशन, सहयोग तीनों पक्षों पर फोकस किया है। कहने का मतलब सोशलाइजेशन, सामाजिक अंतःक्रिया के ये 3 उपकरण हैं। अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया की जो प्रक्रिया विकसित होती है, जो प्रक्रिया प्रभावी होती है, उसके 3 उपकरण हैं, और आप कह सकते हैं 3 ऑपरेटर्स हैं, जैसे अनुकरण है, निर्देशन है और सहयोग है। इन्हीं तीनों के माध्यम से सामाजिक अंतःक्रिया प्रभावी रूप में आती है। जबकि मित्रों आपको पता होगा पियाजे ने विकास के लिए, अर्थात जो पियाजे अपने यहाँ विकास की बात करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, उसके लिए उन्होंने 3 उपकरण का प्रयोग किया था। जिसमें पियाजे जब अपनी बात को रखते हैं तब आप देखते हो उन्होंने 3 पक्षों को स्पष्ट किया है। पहला संगठन, दूसरा आप देखते हैं इन्होंने संरक्षण की बात किया है, तीसरा अनुकूलन। तो मित्रों अगर कहा जाए कि पियाजे के यहाँ जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है, जो संज्ञानात्मक आप कह सकते हैं विकास हुआ है, उसके लिए प्रक्रिया क्या है? संगठन, संरक्षण, अनुकूलन। अर्थात पहले हम जो ज्ञानपरक सूचनाएं हैं उनको व्यवस्थित रूप में संगठित करते हैं, फिर उनको अस्थायी रूप देते हैं, फिर उसको परिस्थिति के अनुरूप अनुकूलित करते हैं। उन्होंने, पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक विकास में इन 3 उपकरणों को हाईलाइट किया, संगठन, संरक्षण, अनुकूलन। जबकि वाइगोस्की ने सोशल इंटरेक्शन के लिए, सामाजिक अंतःक्रिया के लिए 3 उपकरण स्पष्ट किया, अनुकरण, निर्देशन, सहयोग। तो मित्रों इस तरह से आपने पूरा वाइगोस्की को समझा कि वाइगोस्की है कौन, वाइगोस्की ने दिया क्या। आप एक बार फिर से पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि मित्रों इस पर जब हम क्वेश्चनेयर कराएंगे, क्वेश्चन पेपर आगे बढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे कई क्वेश्चन इसके सामने आते हैं। जैसे पहला आप देख रहे हैं वाइगोस्की का अधिगम सिद्धांत, जिसको हम सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, इन्होंने बच्चे पर प्रैक्टिकल किया था। फिर उसके बाद फिर आप देखते हैं अधिगम का आधार इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया को माना है। और मित्रों सामाजिक अंतःक्रिया को मानते हैं अधिगम का आधार, इसी सामाजिक अंतःक्रिया के 3 उपकरण के रूप में इसको जस्टिफाई किए हैं, अनुकरण, निर्देशन, सहयोग। इसके माध्यम से सोशल इंटरेक्शन प्रभावी रूप में होता है। फिर उन्होंने जेडपीडी की संकल्पना दी है, जिसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, संभाव्य विकास क्षेत्र कहते हैं। मित्रों मैंने यहाँ सिखाया था कि जेडपीडी बराबर होता है वास्तविक विकास माइनस कार्यकारी विकास। अर्थात जब व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, संपूर्ण विकास में से व्यक्ति के द्वारा अपने प्रयास से जो विकास व्यक्त किया है उसको हम कार्यकारी विकास कहते हैं, उसको हम निकाल देते हैं, तो जो शेष क्षेत्र बचता है उसे हम संभावित विकास क्षेत्र कहते हैं। अर्थात कैन डू, कैन नॉट डू के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम संभावित विकास क्षेत्र कहते हैं। मित्रों आपको मैंने समझाया कि संभावित विकास क्षेत्र में बालक के विकास की असीम संभावनाएं रहती हैं, लेकिन बालक स्वयं प्रयास करके उसमें कुछ खास नहीं कर पाता है, अर्थात उसमें वो फंस करके रह जाता है। ऐसी दशा में उसको मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, सहयोग की ज़रूरत होती है, निर्देशन की ज़रूरत होती है, और वही काम करने के लिए MKO तुरंत आ जाता है।
MKO मतलब दूसरे से अधिक ज्ञानी, मोर नॉलेज अदर, जिसमें शिक्षक भी होगा, प्रशिक्षक भी होगा, माता पिता भी होंगे, वरिष्ठ अनुभवी सहयोगी होंगे, MKO उपस्थित होगा। और MKO ZPD में इसके फोल्डिंग का प्रयोग करेगा, अर्थात वह अधिगमकर्ता को या बालक को सहयोग देगा, समर्थन देगा, मार्गदर्शन करेगा, ताकि वह आत्मनिर्भर हो जाए और समस्या का समाधान करने में सफल हो जाए। जैसा कि मित्रों उदाहरण भी मैंने दिया था आपको कि साइकिल सीखने के लिए बालक प्रयास करता है, तो साइकिल सीखने की प्रबल संभावना उसके व्यक्तित्व में होती है। अब उस साइकिल सीखने के क्षेत्र को हम ZPD कहते हैं, और उसमें पिता द्वारा पीछे से साइकिल पकड़ने, आप देखते हैं कि पिताजी जो है पीछे से साइकिल पकड़े रहते हैं, बच्चा पैडल मारता रहता है, आगे बढ़ाता चला जाता है। तो पिता यहाँ पर MKO हो गए, और पीछे से पकड़ करके उसको गाइडलाइन देना, उसको मार्गदर्शन करना, उसके हैंडल सही करना, पीछे से पुश करना, ये जो सहयोग की प्रक्रिया चलती है उसे हम इसके फोल्डिंग कहते हैं। तो इस तरह से ये तीनों प्रक्रियाएं साथ चल करके आगे बढ़ती रहती हैं। फिर मैंने आपको समझाया मित्रों कि जैसा इन्होंने कहा था कि आप देख रहे हो टाइटल में देख रहे हो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो विकास के लिए इन्होंने 3 पक्षों पर फोकस किया, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर, लैंग्वेज, सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति, सामाजिक संस्कृति और भाषा पर इन्होंने विशेष फोकस किया। लेकिन सोशल इंटरेक्शन इनके यहाँ सामाजिक अंतःक्रिया मित्रों की पॉइंट है, अर्थात वाइगोत्स्की के पूरे सिद्धांत की पॉइंट सामाजिक अंतःक्रिया है। फिर भी वो कहते हैं कि बालक का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, सोशल कल्चर से होता है, सामाजिक संस्कृति से होती है, और भाषा का भी विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि पहली भाषा आती है, उसके बाद विचारों का डेवलपमेंट होता है। जैसे आप देखते हो पहले बच्चा किसी चीज़ को देखता है तो चिंतन करना नहीं शुरू करता, पहले उसका उच्चारण करना शुरू करता है, और जब उच्चारण करना शुरू कर देता है उसके बाद उसमें चिंतन की प्रवृत्ति आती है, ऐसा वाइगोत्स्की का कहना है। और आप देखते हो फिर मैंने मित्रों पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपके सामने रखा था। पियाजे ने कहा कि विचार पहले है, भाषा बाद में है। वाइगोत्स्की ने कहा भाषा पहले है, विचार बाद में है। पियाजे ने विकास की अवस्था के क्रम को निर्धारित किया, वाइगोत्स्की ने कुछ भी निर्धारित नहीं किया। तीसरा आप देख रहे हैं पियाजे के यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष की उपेक्षा हुई है, जबकि वाइगोत्स्की ने पूरे विकास का आधार ही सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक स्थिति अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष को ही उन्होंने सबसे अधिक महत्व दिया। फिर आप देख रहे हैं बच्चे का विकास या तो स्वयं से होता है या फिजिकल एनवायरनमेंट्स अर्थात उसके शरीर के विकास की अवस्थाएं जैसे जैसे चलती रहती हैं उसी तरह कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। जबकि यहाँ पर इन्होंने बताया कि बच्चे का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। फिर आप देख रहे हो इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया के लिए 3 उपकरण बताए, अनुकरण, निर्देशन, सहयोग। मित्रों यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, अनुकरण को सबसे अधिक महत्व बंडोरा देते हैं, जो सामाजिक अधिगम का आधार ही अनुकरण को माने हैं। और यहाँ पर वह अनुकरण, निर्देशन, सहयोग तीनों की बात करते हैं। और इसमें आप देखते हो कि जैसे मान लो पिता हैं, शिक्षक हैं, प्रशिक्षक हैं, कोई निर्देश देंगे, कोई बात बताएंगे तो बच्चा उनका अनुकरण करता है, फिर वह सीखता है। तो कहने के मतलब अनुकरण, निर्देशन, सहयोग ये तीनों वाइगोत्स्की के उपकरण हैं और वाइगोत्स्की इस पर अपने प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। जबकि पियाजे महोदय ने अपने यहाँ बताया था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के 3 उपकरण हैं, संगठन, संरक्षण, अनुकूलन। अर्थात जो भी हमें बौद्धिक सूचनाएं मिलती हैं, जो भी हमें बौद्धिक ज्ञान मिलता है, पहले उसे हम क्रमिक रूप में संगठित करते हैं, फिर उसे अस्थायित्व देते हैं,
संरक्षित करते हैं, फिर उसे हम परिस्थिति के अनुसार अनुकूलित करते हैं। इस तरह संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है। खैर, ये बात पियाजे कहते हैं, पियाजे के 3 उपकरण, वाइगोत्स्की के 3 उपकरण, और इस तरह से आपने पूरा आज की वीडियो में वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत को आपने गहराई से समझा है। और मित्रों, कोई भी आपको दिक्कत आती है, किसी प्रकार की समस्या है, आप निश्चित रूप से हमें मैसेज करेंगे, हम उसको आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे चोम्स्की और कोहलबर्ग की तरफ हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और पीछे के पियाजे और वाइगोत्स्की को एक बार हम फिर समराइज करके वहाँ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।